फ्रेंड्स, वेलकम टू द इजी वेयर एक्ट। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट के सेक्शन 3 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन 2 की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं। जब हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था तो उसमें हमने सबसे पहले प्रियम्बल के बारे में बात की थी। जब हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो उसमें एक वर्ड यूज किया गया था, जनरल पेनल कोड। मतलब भारत के अंदर अपराध को रोकने के लिए एक साधारण दंड संहिता का उपलब्ध करवाना जरूरी है। यहाँ पर जो वर्ड जनरल पेनल कोड यूज किया गया था, इसमें एक वर्ड है जनरल, मतलब साधारण। इसका मतलब साधारण जिसे हम सिंपल कहते हैं वो नहीं है, उसका मतलब है कॉमन, मतलब सभी के लिए एक कॉमन पेनल कोड का उपलब्ध करवाना जरूरी है। चाहे वो अपराधी भारत के किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, चाहे वो किसी भी देश से बिलोंग करता हो। ये नहीं है कि हरियाणा के अपराधियों के लिए अलग और गुजरात के लोगों के लिए अलग कोड यूज करेंगे और जो विदेशी है उनके लिए कोड अलग यूज करेंगे। यहाँ पर जनरल का मतलब है चाहे वो अपराधी किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो या फिर किसी भी देश से बिलोंग करता हो, उन सभी के लिए कॉमन जनरल पेनल कोड लाना जरूरी था। जो भी आकर अगर भारत में अगर कोई अपराध करेगा तो उन सभी को इसी कानून के द्वारा या फिर एक जनरल पेनल कोड हम बनाएंगे जिसके द्वारा उन सबको एक ही सज़ा दी जाएगी। इसमें एक क्वेश्चन फिर से अराइज हुआ कि क्या विदेशी अगर भारत में आकर अपराध करेगा तो क्या उस पर आईपीसी लागू होगी, या फिर जिस देश का वह सिटीजन है उस देश का उस पर कानून लगेगा। इसका आंसर हमें सेक्शन 2 में मिला था, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है एवरी पर्सन, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, अगर कोई भारत के अंदर आकर अपराध करेगा तो उस पर आईपीसी लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 ये राइज हुआ कि अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर जाकर कोई अपराध करता है, मतलब भारत की सीमा से बाहर जाकर कोई अगर ऐसा कार्य करता है जो भारत में किसी भी कानून में अपराध है, तो क्या वहाँ पर आईपीसी लागू होगी? क्या वहाँ पर भारत का कानून लगेगा, हाँ या ना? इसका आंसर हमें सेक्शन 3 में मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें इसकी हेडलाइन को पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इस हेडलाइन को पढ़ने से पहले हमें इसे को तोड़ देते हैं, इसको तोड़कर समझते हैं। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस मतलब अपराधों की सज़ा। सेक्शन 2 भी हमें अपराधों की सज़ा के बारे में बता रहा था, लेकिन सेक्शन 2 में हमें क्या देखने को मिला कि सेक्शन 2 उन अपराधों की सज़ा के बारे में बता रहा था जो भारत की टेरिटरी के अंदर किए गए हों। ये किन ऑफेंसेस की पनिशमेंट के बारे में बात करता है ये देखते हैं। आगे चलते हैं। कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, मतलब ये सेक्शन उन अपराधों की सज़ा के बारे में बता रहा है जो भारत के बाहर, जो भारत की सीमा के बाहर अपराध किए गए हों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से राइज हो जाते हैं कि क्या आईपीसी भारत में भी अपराधों पर ही लागू होती है, या भारत के बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो क्या उस पर भी आईपीसी लागू होगी? इसका आंसर हमें इसी सेक्शन में मिल जाएगा। यह सेक्शन जो है आईपीसी की ज्यूरिसडिक्शन पावर को बढ़ाता है कि आप ये मत सोचिए कि भारत से बाहर जाकर मैं अपराध कर आऊँगा तो मुझ पर आईपीसी लागू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। नीचे दो वर्ड्स दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, मतलब जो भी उसने अपराध भारत के बाहर किए हैं, भारतीय कानून के द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। अपराधी ये नहीं बोल सकता कि जहां मैंने अपराध किया है मुझे तो उस देश के कानून के द्वारा ही मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि मैंने वो अपराध भारत में किया ही नहीं है, तो मुझे भारत के कानून के द्वारा अपराध की सज़ा क्यों दी जा रही है। इस पूरी लाइन का मतलब क्या निकल कर आया कि एक व्यक्ति ने भारत की सीमा से बाहर रहकर या भारत की सीमा से बाहर जाकर
कोई ऐसा कार्य करता है जो भारत के किसी भी कानून में वह कार्य अपराध माना जाता है, तो उस पर भारतीय कानून के द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, चाहे उसने वह कार्य किया, वहाँ पर वह कार्य जो उसने किया वो अपराध हो या ना हो। भारत के किसी भी कानून में अगर वह कार्य अपराध हुआ तो उस पर भारतीय कानून द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा। बेरेक्ट में जो डेफिनेशन दी गई है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। ये जो सेक्शन है इसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के नाम से भी जानते हैं। इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जिनको एक बार समझने के लिए हमें नीचे देखना पड़ेगा। इस सेक्शन के कुछ वर्ड्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। ऑफेंस, ऑफेंस का मतलब होता है अपराध। जब हम कोई काम करते हैं और वो काम हमें कानून रोकता है कि यह काम मत करो, अगर फिर भी हम कानून के खिलाफ जाकर जानबूझकर हम वो कार्य करते हैं तो हमारा वो कानून जो वो एक ऑफेंस माना जाता है। सेकंड है कमिटेड। कमिटेड का मतलब होता है करना, मतलब कोई अपराध जो हमने सोचा था हमने वो कर दिया, मतलब हमारा काम हो गया। नंबर 3 आता है बियॉन्ड। मतलब बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, मतलब किसी के क्षेत्र अधिकार से, मतलब किसी की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर अगर किसी ने कोई कार्य किया है तो। नेक्स्ट है इन द सेम मैनर, मतलब उसी तरह से। एज इफ, मानो सच एक्ट हैड बीन कमिटेड इन विद इन इंडिया, मतलब उसी तरह से माना जाएगा जैसे उसने वह कार्य भारत के अंदर रहकर ही किया गया हो। आई थिंक इन वर्ड्स के मीनिंग आपको समझ आ ही गए होंगे। अब हम आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है उसकी लैंग्वेज को इजी करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एनी पर्सन लाइबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, इसको इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। एनी पर्सन कमिटेड एन एक्ट आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये क्या कहते हैं? अगर कोई व्यक्ति भारत की सीमा से बाहर रहकर या फिर भारत की सीमा से बाहर जाकर अगर कोई कार्य करता है, दैट एक्ट इज एन ऑफेंस बाय एनी इंडियन लॉ, मतलब उसने जो कार्य किया है वो भारत के किसी कानून के द्वारा वह कार्य जो उसने किया है वो एक अपराध माना गया है। Therefore he is liable to be tried for that offense by any Indian law, इसलिए उसे भारतीय कानून के द्वारा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। आगे जो डायरेक्ट की डेफिनेशन दी गई है वह shall be dealt with the according to the provision of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। मतलब इसको इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, इस संहिता के प्रावधानों के द्वारा, उनके अकॉर्डिंग, दैट पर्सन, उस व्यक्ति को, शैल बी डेल्ट इन द सेम मैनर, उसको इसी तरह से डील किया जाएगा, उसको इसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, एज इफ, जैसे सच एक्ट हैड बीन कमिटेड बाय हिम विद इन इंडिया, जैसे उसने उसके द्वारा जो कार्य किया था बाहर वह भारत के अंदर रहकर ही किया हो। मतलब एक व्यक्ति है, कोई ऐसा कार्य करता है भारत की सीमा से बाहर जाकर और उसका वह कार्य भारत के किसी कानून में अपराध है, तो उस पर भारतीय कानून द्वारा ट्रायल चलाया जाएगा, मतलब मुकदमा चलाया जाएगा। इसी संहिता के उपबंधों द्वारा उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे उसने वह अपराध भारत के अंदर रहकर ही किया हो। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक ए है, ए ने बी के साथ शादी की, ए ने बी के साथ शादी की। ए की जॉब लग गई इंग्लैंड में
इंग्लैंड में जाकर वो रहने लग गया। अब इंग्लैंड में उसे आ गई कोई और लड़की पसंद, शी नामक। ए ने सी से जाकर शादी कर ली बिना तलाक के और बिना बी की कंसेंट से। तो क्या उसने वह अपराध किया? भारतीय कानून के द्वारा एक स्पाउस बिना तलाक के किसी थर्ड पर्सन से शादी नहीं कर सकता। तो ए ने अपराध कर दिया। तो क्या अब ए के ऊपर आईपीसी लागू होगी? जी हाँ, उस पर एक आईपीसी लागू होगी, चाहे उसने वह शादी इंडिया से बाहर ही क्यों न की हो, चाहे वह उसने अपराध भारत से बाहर ही क्यों न किया हो, लेकिन भारत के अंदर उसे अपराध माना गया। चाहे इंग्लैंड में सेकंड मैरिज वैलिड हो या ना हो, लेकिन भारत के अंदर सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स के वैलिड नहीं मानी जाती। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। बी था पाकिस्तानी, बी जो था वो पाकिस्तानी था। अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया। तो क्या अब बी के ऊपर आईपीसी लागू होगी? क्या बी के ऊपर भारतीय कानून लागू होंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बी के ऊपर भारतीय कानून के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, भले ही चाहे वो भारत का सिटीजन हो चाहे ना हो, उसके ऊपर भारत के कानून लगेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।